बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेटा अपनी लेक्चर का आगाज करते हैं। हम करेंगे जो आज का अपना टॉपिक है, दैट विल बी इंक्लूडेड वॉइसेस। ये वैरायटी ऑफ लाइफ में आज अपना आखिरी टॉपिक है। इसमें जो वॉइसेस है बेसिकली व्हाट इज मेंट बाय वॉइसेस, हम इसकी बात में बात करेंगे। लेकिन वॉइसेस हैं क्या? वॉइसेस आर referred to material that are related to death। ये डेथ से रिलेट करते हैं। मीन्स वायरस virus is derived from a Latin word venom, which means poison। ये आपको पता है बेटा, ये विनोम से निकला है और इसका मतलब पॉइजन होता है। अगर हम ओवरऑल इसको डिस्कस करें या इसको डिफाइन करें तो जरा देखिएगा, दीज आर infectious particles that are composed of DNA and DNA, RNA and proteins। ये DNA, RNA या प्रोटीन के ऊपर ये मुश्तमिल होते हैं। फिर आपने इसका एक फीचर पढ़ा हुआ है कि these are obligate intracellular parasites। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये होता है बेटा कि they can only grow in a living host। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट के अंदर ग्रो करते हैं। फिर आपने बेटा ये भी पढ़ा हुआ है कि some viruses they are prions and even some viruses are called viroid। ये भी इसके कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं। viroids। what is a prion? Prions are composed of only protein and cause mad cow disease and mysterious brain diseases। ये भी बेटा आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि जो प्रायॉन्स होते हैं ये प्रोटीन पार्टिकल्स के सिर्फ बने होते हैं और इनकी जो प्रोटीन पार्टिकल है, इनकी जो रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है उनके प्रोटीन पार्टिकल्स के साथ ही एसोसिएट होता है। लेकिन ये दो डिजीज को आप कहते हैं, एक मैड काउ डिजीज और एक जिसको हम कहते हैं ना मिस्टीरियस ब्रेन डिजीज, कि ये ब्रेन डिजीजेस के साथ रिलेट करता है। व्हाट आर वायरॉइड? कंप्लीट infectious viral particle
The complete infectious viral particles that are composed of genetic material and protein coat, और जो प्रोटीन कोट पर मुश्तमिल होता है हम उसको वायरल कहते हैं। अच्छा, अब बेटा कुछ आपको पता है कि आपकी बुक के अंदर इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड दिया गया है कि वायरसेस को कैसे और क्यों डिस्कवर किया गया और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं और किस साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया, तो हम उसको एक टेबल की फॉर्म में करेंगे। मैं साइंटिस्ट का नाम लिखूंगा, आप इसको प्लीज जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इसको रेस करना चाह रहा हूँ। मैं साइंटिस्ट का नाम लिखूंगा, ईयर ऑफ वर्क लिखूंगा और उसके आगे उनकी कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। सर ये डिजीजेस एनिमल्स में कॉज करते हैं या प्लांट्स में? बेटा दोनों के अंदर होते हैं भी। ये वायरसेस, सम वायरसेस दे आर प्लांट वायरसेस, सम वायरसेस दे आर एनिमल वायरसेस। हम उसके बाद में बात करेंगे। और सर ये दो डिजीजेस जो आपने लिखे हैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये बेटा जो मैड काउ डिजीज है, बेसिकली ये दोनों डिजीज जो होती हैं, एक मिस्टीरियस ब्रेन डिजीज जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन रिलेटेड डिजीज है, और इसमें बाद औक़ात मैंने यहाँ तक अपने प्रोफेशन से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जो ये मिस्टीरियस ब्रेन डिजीज होती है तो कहते हैं कहने को सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कहते हैं कहने को सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, देखने को भी बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन उनका जो ब्रेन है ह्यूमन पर्सन का वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता। तो ये मिस्टीरियस ब्रेन है। और जो मैड काउ डिजीज है, दीज आर एनिमल रिलेटेड डिजीजेस जिसमें सर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। मैं इसको रिकनेक्ट करता हूँ फिर आप देखिएगा। हाँ जी, अब आवाज क्लियर आ रही? जी सर। अच्छा, मैं बेटा आपको बता रहा था कि ये जो मैड काउ डिजीज होती है ये कैटल्स के अंदर, चूंकि ये पहली दफा काउ के अंदर ऑब्जर्व की गई इसलिए इसको मैड काउ रखा गया, वरना ये कैटल्स के अंदर एक ऐसी डिजीज है जो कि स्लोली उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी फेलियर की तरफ लेकर जाती है, या उनका जो ब्रेन है वो मतलब आप कह सकते हैं कंप्लीट जो नर्वस फेलियर है कैटल्स का, हम उसको मैड काउ डिजीज कहते हैं। और ये जो मिस्टीरियस ब्रेन डिजीजेस हैं दे आर रिलेटेड टू मैन, मतलब इसमें भी स्लोली एंड स्टेडीली जो ह्यूमन ब्रेन सिस्टम होता है वो सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये बड़ी फैटल डिजीज है, ये डेथ ही होती है। इसके अलावा इसका कोई चाराकार नहीं है अभी तक। ठीक हो गया जी। डिस्कवरी ऑफ वायरसेस में ये जो सबसे पहले हम प्रायॉन्स जो हैं ये सिर्फ प्रोटीन्स जी पे मुश्तमिल होते हैं, तो सर जब जी इनमें आरएनए और डीएनए है ही नहीं तो फिर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं कर सकते, तो डिजीज कैसे कॉज करते हैं? मैंने बेटा अभी जब मैं आपको प्रायॉन को बताया ना, तो मैंने आपको बताया कि इस पे जो प्रोटीन पार्टिकल्स यानी जो अमाइनो एसिड्स का एक सीक्वेंस होता है, इट कैरीज इट्स ऑल द सीक्वेंसेस, ये सीक्वेंसेस को कैरी करेगा। ये उसके अंदर रेप्लिकेशन भी खुद से करवाएगा क्योंकि इसके अंदर अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो इसको कैरी ऑन करेगा। इसके पास इसका अपना जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है वो इसको रेप्लिकेशन के लिए भी खुद से सारे का सारा इसको करवाता है, क्योंकि इसके पास
सिर्फ है ही प्रोटीन पार्टिकल्स। तो ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है वो इसकी रेप्लिकेशन भी करेगा, पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो डिजीज कॉज भी करेगा। तो ये जो प्रायोन्स हैं ये लीस्ट अंडरस्टूड है ना अभी तक। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इसके डिस्कवरीज आती जाएंगी, फिर पता चलता जाएगा कि इसका जो ओरिजिनल मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन है या ओरिजिनल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज है वो क्या है। एडवर्ड जेनर जी, हम साइंटिस्ट के बारे में लिखेंगे। साइंटिस्ट दे आर, और उनकी कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले एडवर्ड जेनर का नाम आता है। इन 1796, और उसने क्या किया था, he discovered first वैक्सीन किसके अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। उसने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट पहली वैक्सीन डिस्कवर की थी। चार्ल्स चैम्बरलैंड है एक साइंटिस्ट। इन 1884, और इसने सबसे पहले रेबीज वायरस को फिल्टर किया। उसके बाद एवानोस्की है। इन 1892, और उसने नेचर ऑफ TMV, फिर स्टेनले है। इन 1935, और उसने बेकायदा तौर पर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ TMV, फिर वॉट है प्लस एक साइंटिस्ट और इसके साथ था, डी हेले। इन 1915 प्लस 1917, नेचर ऑफ बैक्टीरियोफेज। उसने नेचर ऑफ बैक्टीरियोफेज, मतलब ये साइंटिस्ट के काम है, उनके कंट्रीब्यूशन है। ये आपने बेटा अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें भी जो कीवर्ड्स हैं वो आपके लिए बन सकते हैं। मैं इसको रेज करना चाह रहा हूँ, आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। सर ये स्टैनली के आगे आपने क्या डेट लिखी हुई है? 1935। जी ठीक है। चलिए जी, हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। जब हम बेटा स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की बात करते हैं तो आपने पढ़ा हुआ है कि वायरसेस का एक सेंट्रल कोर होता है और एक उसका आउटर कोट होता है। जो सेंट्रल कोर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ genetic material that might be RNA or DNA plus a protein, जिसको आप पर्टिकुलरली एंजाइम्स कहते हैं। आपको बताया कि बेटा जो HIV है उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी मौजूद होते हैं और वो उसके सेंट्रल कोर में होते हैं। अच्छा, इसका जो प्रोटीन, इसका जो आउटर कोर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स, जिसको हम कैप्सोमर्स भी कहते हैं।
इसको हम कैप्सुमर्स का नाम भी देते हैं। और आपको पता है बेटा, ये जो कैप्सुमर्स हैं, ये कैप्सुमर्स यूनाइट टू फॉर्म कैप्सिड। ये जो कैप्सिड होता है जिसको हम प्रोटीन कोड कहते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ कैप्सुमर्स। लेकिन जब हम बेटा कैप्सुमेर्स की बात करते हैं, तो कैप्सुमेर्स के जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स ऑफ कैप्सुमेर्स, दे आर स्पेसिफिक। ये तो भी स्पेसिफिक होते हैं, हर वारिस के अंदर सेम नंबर नहीं होते, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ बेटा। हर्पीज वारिस के अंदर टू 52 कैप्सुमर्स आर प्रेजेंट, और एडिनोवायरसिस के अंदर 162, सॉरी ये हर्पीज वायरसिस के अंदर 162 और एडिनोवायरसिस के अंदर 252। अच्छा, फिर एक चीज आपने याद रखनी बेटा, जब हम इसकी शेप की बात करते हैं, तो ये जो वायरसेस होते हैं, इनकी जो शेप होती है, शेप इज आल्सो वेरिएबल। जो शेप होती है वो वेरिएबल होती है। दे मे बी रॉड, दे मे बी ओवल, दे मे बी जिसको आप कहते हैं ओवॉइड, दे मे बी cubical, they may be a tadpole, they may be helical। मतलब ये जो tadpole है, it's an example of helical। और इसकी जो एग्जांपल आप कोट करते हैं, वो बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है वो हेलिकल की एग्जांपल है। बैक्टीरियोफेज वो हेलिकल की एग्जांपल है, यानी वो tadpole है, and its head has 20 corners। इसके 20 कॉर्नर्स होते हैं, मतलब आइकोसाहीड्रल आप इसको कहते हैं। आइकोसा मतलब 20 हीड्रल कॉर्नर्स, मतलब जो इसका हेड होता है वो आइकोसाहीड्रल होता है, जिसके 20 कॉर्नर्स मौजूद होते हैं। तो ये मतलब शेप जो होती है ये भी वेरिएबल होती है। अच्छा, लेकिन हम बेटा पढ़ चुके हैं कि ये जो अपार्ट फ्रॉम दिस सेंट्रल कोर एंड आउटर कोर, मतलब आउटर कोट और सेंट्रल कोट के अलावा बाज़ औक़ात इनके अंदर एक इन्वेलप भी होती है, एक इन्वेलप भी होती है। ये जो इन्वेलप होती है, इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। अच्छा, ये वो वह चीज होती है विच इज गिवन बाय होस्ट सेल। ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है। जैसे ही वहां से बाहर आता है, अपने हम जब एचआईवी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये होस्ट सेल से जैसे ही बाहर आता है, प्रोटीन कोड जो होती है वो साथ साथ ही बढ़ना शुरू हो जाती है। एंड ड्राइव फ्रॉम द होस्ट, मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख देता हूँ, होस्ट सेल मेम्ब्रेन से ये ड्राइव होती है। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन। और फिर आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, व्हेन envelope is absent, then वार्सिस को क्या कहते हैं? वार्सिस आर कॉल्ड नेकेड वार्सिस। हम उनको नेकेड वार्सिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज, इसकी एग्जांपल बैक्टीरियोफेज, इसकी एग्जांपल एचआईवी, जिसके पास एक इन्वेलप होती है लिपोप्रोटीन की बनी हुई, और इसकी एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं बैक्टीरियोफेज
बैक्टीरियोफेज इज एग्जांपल ऑफ नेकेड वायरसेस। ठीक है जी। अच्छा, इसको जरा प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रेज करता हूँ, हम इसके डिजीजेस करेंगे। सर ये 20 कॉर्नर हेड टेडपोल का है? ये टेडपोल का हेलिकल जिसको हम कहते हैं। और सर ये इन्वेलप की जो कंपोजिशन है ये सेम होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी, या ना कोलेस्ट्रॉल ना वगैरह ना ना नहीं होगा? नहीं नहीं बेटा नहीं, इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ ऐसी चीज नहीं आती। इसकी सिंपल लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होती है। जरूरी नहीं होता कि इसमें बाकी भी सारी कंपोजिशन है। सर आज हमने ये जो वायरस स्टार्ट किया, ये नेक्स्ट चैप्टर है या फिर पिछले चैप्टर का ही टॉपिक है कोई? ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही शामिल है, और मैं आपको बताऊंगा कि बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। बस अभी आप चलने दें क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। मेरे ख्याल में कितना टाइम रह गया जरा मुझे बताइएगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है सामने लगा हुआ। सर 10:33 हुए हैं अभी। ओए 10 दिन, तो इसका मतलब 10 मिनट रह सर गए। 10:33 हो गया। और सर कल बेटा, हमारा 10 वो वाला बायो का टेस्ट भी है इसी चैप्टर का, तो फिर आपने जो सेंड करना था ग्रुप में वो कर दीजिएगा। मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं एड्स एंड रेट्रोवायरसेस। एड्स में बेटा सबसे पहले हम रेट्रोवायरसेस को देखेंगे। व्हाट आर रेट्रोवायरसेस? यू आर वेरी मच फेमिलियर कि रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं। दीज आर आरएनए containing viruses that perform reverse ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के जरिए करते हैं ताकि वो अपनी क्या कर सकें, ताकि वो अपनी रेप्लिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकें। हम उन सारे वायरसेस को कहते हैं कि ये रेट्रोवायरसेस है। फॉर एग्जांपल ट्यूमर वायरसेस, ये रेट्रोवायरसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जिसको आप कहते हैं HIV, ये रेट्रोवायरसेस होते हैं। और ये जो HIV होते हैं ये आपको पता है बेटा, ये सारे के सारे इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं। HIV दे आर इन्वेलप्ड वायरसेस। और जो HIV है इसका जो साइज है वो 100 नैनोमीटर एंड स्फेरिकल इन शेप। और अपने शेप के एतबार से ये स्फेरिकल होता है। और ये डिजीज कॉज करता है जिसको हम कहते हैं एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम देते हैं। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। किस एतबार से जरा देखिएगा। इट कैन एंटर इन सेल्स वेयर it cannot produce disease। ये वहां पे भी दाखिल हो जाता है जहां पे डिसीज कॉज नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन के अंदर इट कॉज एड्स। अच्छा, लेकिन मंकी के अंदर यानी चिंपैंजी के अंदर ये एंटर तो हो जाता है लेकिन डिजीज कॉज नहीं करता। अब एंट्री है भाई लेकिन डिजीज कॉज नहीं करता, इसका मतलब है ये हो स्पेसिफिक नहीं रहा, क्योंकि ये मंकी के अंदर भी इन्फेक्ट कर सकता है। अच्छा, एंटर हो सकता है, इन्फेक्शन नहीं करता। लेकिन ह्यूमन के अंदर ये सेल्स के अंदर एंटर भी होता है और ये बकायदा तौर पर डिजीज भी कॉज करता है जिसको हम एड्स का नाम देते होते हैं। अच्छा, फिर जरा देखिएगा, इसके पास एंजाइम होते हैं जो बेटा यू आर वेरी मच फेमिलियर, रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होते हैं जो बेटा क्या करते हैं, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का काम करते हैं और वो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। मैं आपके सामने एक छोटी सी इसकी डायग्राम बना दूं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से, आपने वैसे पता तो है, लेकिन ये 2 आरएनए स्ट्रैंड हैं, ये 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं, इसके बाहर ये स्पाइक्स होती हैं, जो प्रोटीन की स्पाइक्स होती हैं, ये एनवेलप है, ये एनवेलप है जिसको मैंने प्रोटीन स्पाइक्स लगाई हैं। इसके अंदर वाला ये प्रोटीन कोट है, ये इसका आरएनए है, ये बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये इसके पास एनवेलप है। तो आप देख लें कि ये जो HIV है, ये जो एंजाइम है, सॉरी जो वायरसेस है, ये हमेशा एड्स कॉज करेगा, और जब ये एड्स कॉज करता है तो ये ह्यूमन के अंदर कॉज करेगा, लेकिन मंकी सेल्स के अंदर कॉज नहीं करेगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा HIV के बारे में अगर स्पेसिफाइड हो जाए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आरएनए रखता है, स्फेरिकल है, कवरिंग लिपोप्रोटीन की होती है, 2 इसके पास ये आरएनए स्ट्रैंड है, 2 इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होते हैं। और इसी तरह जब हम बात करते हैं, ये हमेशा ह्यूमन के अंदर, जरा देखिएगा बात को बेटा, ह्यूमन के अंदर द इन्फेक्ट ऑलवेज टू T हेल्पर सेल्स, ये T हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है, दैट कंटेन, कौन सी स्पेसिफाइड साइट होती है भाई, CD4 रिसेप्टर्स, इनके पास स्पेशल रिसेप्टर साइट होती है जिसको हम CD4 रिसेप्टर्स का नाम देते हैं, और उसको हम CD4 रिसेप्टर का नाम देते हैं जहां पे ये जाके कॉन्टेक्ट करता है। अच्छा, अब ये एड्स फैलती कैसे है, हाउ दिस एड्स स्प्रेड, इसके पॉजिटिव यानी जो इसके मेजर्स हैं वो हम क्या ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके मेजर ले सकते हैं बाय इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स को इंटीमेट कर दें, खत्म कर दें, ये डिजीज कंट्रोल हो सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलती है, लिहाजा हमेशा ब्लड स्क्रीन करके ट्रांसफ्यूज करना चाहिए। फिर ये कंटेमिनेटेड, ये कंटेमिनेटेड सर्जिकल टूल से भी फैलती है, तो लिहाजा वो जो सिरिंज जो किसी ने इस्तेमाल की हो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, पिछले साल ये बेकायदा रेट है कि पाकिस्तान के अंदर जो 2-3 साल के बच्चे हैं वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो 2-3 साल के बच्चे तो ये तो 2 पहले जो पॉइंट मैंने आपको लिखे हैं ये तो फॉलो नहीं कर सकते। तो फिर बाद में इंटरनेशनल जो टीम आई उन्होंने ये बकायदा तौर पर ये कहा कि ये जो सिरिंजेस आपके हॉस्पिटल से बकायदा फेंक देते हैं, बाद लोग ऐसे हैं वो सिरिंजेस को जमा करते हैं, उनको रिसाइकल करके दोबारा फिर से पैक कर देते हैं, और जो 2 साल बच्चों के अंदर, 2 साल बच्चों के अंदर या 3 साल बच्चों के अंदर या 10 साल बच्चों के अंदर जो एड्स की बीमारी अपीयर हो रही है वो सारी की सारी कंटेमिनेटेड सिरिंजेस से हो रही है। तो मतलब ये कितना बड़ा पॉइंट है जो इंटरनेशनल मीडिया ने हमें दिया कि ये ऐसे हो सकता है। अच्छा, ये 3 पॉइंट है बेटा कि इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, इसको महदूद कर लें, ये बीमारी से बचा जा सकता है। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, इस बीमारी से बचा जा सकता है। कंटेमिनेटेड सर्जिकल टूल से इज्तनाब करें, इस बीमारी से बचा जा सकता है। ये जो एड्स होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, ये HIV ये कॉज करता है। ये सारे का सारा एड्स के बारे में एक पॉइंट था। मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं लाइफ साइकिल ड्रॉ करके आपको वो समझा दूं। जब वो टाइम थोड़ा है फिर आपकी अगली क्लास भी होगी, मेरी भी अगली क्लास। सर ये बुक में लिखा हुआ कि HIV होस्ट स्पेसिफिक होता है। नहीं, ये रॉन्गली है अभी।
आप ना बुक में लिखा हुआ है ना HIV इज होस्ट स्पेसिफिक, तो पीछे जब जाए ना तो एमसीक्यूज भी है। जब एक्सरसाइज पे जाते हैं ना तो एक एमसीक्यूज भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, तो वहां पे भी राइट आंसर होस्ट स्पेसिफिक है। तो ये जो HIV होता है ना, ये होस्ट स्पेसिफिक नहीं होता। होस्ट स्पेसिफिक हो तो सिर्फ ये ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करे। अब बेटा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये चिंपैंजी सेल के अंदर चला जाता है, लेकिन वहां पे ये डिजीज कॉज नहीं करता। अब साइंटिस्ट ये पढ़ रहे हैं, ये बकायदा ये रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर मंकी सेल के अंदर ऐसी क्या चीज है कि ये वहां पे जाके इन्फेक्शन नहीं करता। तो ये अब देखो ना, अगर ये चीजें हो जाती हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये होस्ट स्पेसिफिक नहीं है। जी सर। जी। अच्छा जी, इसके बाद जब हम आगे चलते हैं। सर जी जी। सर CD4 रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या होता है? ये ना लिपिड्स और प्रोटीन की बेटा ऐसी एक अरेंजमेंट होती है जिसको ये जो वायरसेस होते हैं ये रिकग्नाइज करते हैं। अच्छा, ये जो CD4 साइट है, ये CD4 साइट बकायदा तौर पर ऐसी साइट होती है जिसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन की स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, जिसको जाके वायरसेस रीड करते हैं और वहां पे जाकर अटैच होंगे। अच्छा, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ये जो HIV होते हैं, दे अटैक ओवर द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अच्छा, वो क्यों करते हैं? क्योंकि हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर CD4 साइट्स होती हैं, जिसको वो जाके रीड करेंगे, और जब वो रीड करते हैं तो फिर वहां पे जाके ये अटैच हो जाते हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा ना कि दे आर, बुक में ये लिखा हुआ है कि दे आर होस्ट स्पेसिफिक। अच्छा, इसके दो मतलब भी लिए जा सकते हैं बेटा। एक मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे कहा कि ये मंकी सेल के अंदर भी इन्फेक्ट करता है। अच्छा, अगर आप उसको देखें तो दे में बी नॉन स्पेसिफिक होस्ट। लेकिन जब आप ह्यूमन बीइंग के अंदर पर्टिकुलरली बात करेंगे ना अपनी बॉडी के अंदर, तो अभी मैंने आपसे कहा कि दे इन्फेक्ट द टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अच्छा, बॉडी के अंदर से सिर्फ ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएं तो ये होस्ट स्पेसिफिक है, पर्टिकुलरली जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। अच्छा चले जी, ये हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो डिजीज का साइकिल है, सिर्फ 2 या 3 मिनट बाकी रह गए, हम जल्दी से इसको वाइंड अप करेंगे। ये आपके सामने ये एक सेल है जिसको हम हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नाम देते हैं। हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ये कौन सी साइट है? CD4 रिसेप्टर। इसके अंदर ये इसका अपना DNA कोड, इसका ये स्पाइक्स, ये स्पाइक्स हैं। ये अपना DNA इसके अंदर इंजेक्ट करेगा। दोनों RNA स्ट्रैंड्स सेल के अंदर आ गए। इनमें से बेटा एक RNA स्ट्रैंड डीजनरेट हो जाएगा और एक रहेगा। इसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम काम करेंगे। ये जो एक स्टैंडर्ड RNA है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, इट चेंज इनटू हाइब्रिड DNA RNA स्ट्रैंड्स। ये हाइब्रिड DNA RNA का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये RNA स्ट्रैंड है। यहाँ पे एंजाइम अपना काम करेंगे, जिसको आप कहते हैं बेटा ये रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस करेंगे। अच्छा, ये आगे जो स्ट्रैंड बना है, ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड हाइब्रिड, ये सेल के न्यूक्लियस में चला जाएगा। ये न्यूक्लियस के अंदर जाके ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा। यहां से मैसेंजर आरएनए बाहर आएगा, मैसेंजर आरएनए बाहर आके रीड आउट होगा। रीड आउट की सूरत में क्या होगा, इनके अपने प्रोटीन कोट बनेंगे। अच्छा, अपना इनके अंदर स्ट्रैंड बनना शुरू कर देगा। अच्छा, इसके अंदर ये एंजाइम भी बनना शुरू हो जाएंगे। ये बेटा इस मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा। जैसे ये इस मेम्ब्रेन के पास आएगा, ये फौरन से इसके साथ मेम्ब्रेन मिलेगी जो इसकी इनवेलप बनाना शुरू कर देगी। ये इनवेलप आहिस्ता आहिस्ता से स्पाइक्स को प्रोड्यूस करेगी। ये स्पाइक्स को प्रोड्यूस कर रही है और अल्टीमेटली ये पूरे का पूरा एक इन्फेक्टेड पार्टिकल that can infect a new helper T lymphocyte. ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट ये ऐसे ट्रांसक्रिप्शन के जरिए ऐसे रिलीज हो जाएगा। A new infected particle is now ready to attack another helper T lymphocyte, जिसकी मदद से ये, अच्छा आप इसको यूं कह सकते हैं, ये आके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो क्या बनाएगा, इसको आके ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा। ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आके इसकी क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ वायरल पार्टिकल्स। ये वायरल पार्टिकल्स की सिंथेसिस करता है। तो ये पूरे का पूरा एक साइकिल है जिसको आप ये कह सकते हैं। एक सिर्फ छोटी सी चीज जो मैं आपके लिए सिर्फ रखना चाहूंगा, और वो है बेटा कि सिम्टम्स क्या होते हैं। मैं इसको रेज करता हूँ, आप इसको जरा स्क्रीनशॉट इसके लिए। सर ये सेल के अंदर वायरसेस का आरएनए एंटर होता है? जी जी, नहीं, इसके अंदर जब आप बात करते हैं ना एचआईवी की, तो वो प्रोटीन कोड्स समेत अंदर आ जाता है। बाज वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ डीएनए आता है, बाज वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका प्रोटीन कोड भी आ जाता है, और जब वो प्रोटीन कोड साइटोप्लाज्म में आएगा तो वो डिसॉल्व हो जाता होता है। अच्छा, इसमें सिम्टम्स ऑफ एड्स, लेकिन एचआईवी का प्रोटीन कोड समेत अंदर आएगा। अच्छा, इसमें एचआईवी के सिम्टम्स जरा देखिएगा। फीवर है, फीवर चिल्स यानी बुखार के झटके लगते हैं। उसके बाद अगर आप करें तो पेन्स भी फील होती हैं, स्वोलन लिम्फ नोड, लॉस ऑफ वेट, अचानक से जो वेट है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। बॉडी के अंदर इचेस ओवर बॉडी, यानी बॉडी के ऊपर निशान भी पड़ जाते हैं। खारिश की इतनी तेज तेज ये खारिश होती है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो फिर जब हम इसका टेस्ट करवाते हैं तो फिर हमें बाद में पता चलता है कि ये ऐसी डिजीज है। लेकिन अगर आप उधर इसकी बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में अभी तक ट्रीटमेंट में नो वैक्सीन इन मार्केट के अंदर अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, अलबत्ता सेवरल वैक्सीन आर इन स्टिल ट्रायल मोड में अभी तक हैं कि वो अभी तक उनकी वैक्सीन निकलेगी। ये वैक्सीन ट्रायल मोड में है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा होगा कि ये ह्यूमन के लिए वो बहुत अच्छी वैक्सीन निकलेगी जो एचआईवी की है। ठीक है जी, तो ये वायरसेस का भी ये टॉपिक जो है ये खत्म है। कल आपका टेस्ट है। आज मैं इंशाल्लाह आपको एनिमल की बना के भेजूंगा। फिर साथ ही इंशाल्लाह टेस्ट भी मॉडिफाई हो जाएगा जो आपके नए कोर्स के मुताबिक है। तो क्वेश्चन है बेटा का पूछना।
सर ये स्पाइक्स की जी स्पाइक्स की कंपोजिशन। बेटा लिपोप्रोटीन, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन स्पाइक्स। जब ये मेम्ब्रेन से ड्राइव होते हैं तो इसकी प्रोटीन, इसकी कंपोजिशन भी वही होगी। सर जी इनका और क्या फंक्शन होगा, यानी कि ये स्पाइक्स क्यों होते हैं? ये स्पाइक्स अगर आप ओवरऑल इन्फेक्शन की बात करें तो इनका कोई रोल नहीं होता, लेकिन स्पाइक कह सकते हैं कि जो साइट्स को रीड करते हैं वेयर दे अटैच, जो रिसेप्टर साइट्स होते हैं ना, उसको ये रीड करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसका कोई स्ट्रक्चर के अंदर कोई रोल उसके अंदर वायरस की तो वो सच नहीं है। सिर्फ ये क्या करते हैं, ये कंपोजिशन यानी रिसेप्टर साइट की कंपोजिशन को रीड करते हैं, वहां पे जाके अटैच करते हैं। सर ये कोरोना वायरस के भी होते हैं ना स्पाइक्स, ये जो मतलब दिखाते हैं? अच्छा अभी तक हाँ, ये जो कोरोना वायरस है ना, ये नाम ही इससे है कोरोना। कोरोना का मतलब होता है क्राउन। कोरोना वायरस का बकायदा एक क्राउन होता है, और क्राउन के ऊपर आपको पता है ये स्पाइक्स लाजमी होते हैं। कोरोना का मतलब ही क्राउन होता है। सर ये जो और इसके अलावा जो वायरसेस हैं, हर्पस सिम्प्लेक्स जो डिजीजेस हैं, ये भी करनी है कि नहीं करनी है? ये मेरे ख्याल में बस इतना ही है, जितना जो आपके है ना ये न्यू जो 2019 वाले की जो स्कीम है उसके मुताबिक जितना था वो मैंने आपको करवा दिया। इसके अलावा अगर हुआ तो हम अजाफी वक्त में इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। जी सर, मतलब चैप्टर हाँ जी कंप्लीट है आज। हाँ जी। और मुझे ये बताएं ना, देखिए ये उन्होंने वायरसेस का पूछा, तो ये बेटा ये वायरसेस सारे हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है ना, जैसे ये HIV वायरस भी मौजूद है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी हमारी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप बात करें दूसरे वायरसेस की, तो सारे वायरसेस जैसे मीजल्स हैं, मम्स हैं, ये सारे वायरसेस तो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा हम रह रहे हैं ना इन वायरसेस के साथ ही रह रहे हैं। इसी तरह ये जो कोरोना वायरस है इसके साथ भी हमें रहना चाहिए, मतलब एहतियात के साथ। इसके साथ ये जल्दी जाने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये जाएगा लेकिन बहुत टाइम लेकर जाएगा। ये नहीं है कि आप मतलब 2-3 माह के बाद उठे सुबह सुबह गवर्नमेंट कह रही है कोरोना वायरस खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। कोरोना वायरस के साथ अभी पूरी दुनिया को 2-3 साल रहना पड़ेगा। और आप अंदाजा कर लें कि 1985 में ये डिजीज जो है, बल्कि 1950 के अंदर एड्स की डिजीज अपीयर हुई। अच्छा 1980 के अंदर उसको नाम दिया गया कि ये वायरसेस की वजह से है। अच्छा फिर बकायदा HIV का नाम 1984 में दिया गया उसको, ये 85 में दिया गया। अब इतना टाइम हो गया है उसको, एड्स को, कि HIV अपीयर हुआ है और उसकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं बनी। हम तो रह ही रहे हैं वायरस के साथ, तो ये थोड़ी सी एहतियात के साथ वायरस के साथ रहा जा सकता है। एहतियात लाजमी है, हर बीमारी से एहतियात है। और कहते हैं ना कि परहेज इलाज से बेहतर है, तो परहेज के साथ अगर आप मतलब मार्केट जाते हैं तो इट्स वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि इसकी वैक्सीन बनेगी भी, लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं बनी, तो इसका मतलब है कि क्योर इज बेटर देन। ठीक है जी। सर बैक्टीरिया वाला चैप्टर शामिल है हमारे सिलेबस में? नहीं नहीं नहीं, जो 2019 की स्कीम है उसमें जी बैक्टीरिया नहीं है। कल के टेस्ट में चैप्टर्स हैं, इसमें सब चैप्टर्स A to Z पढ़ेंगे हम, मतलब सब टॉपिक्स उसके, प्लांट या उसमें हाँ जी, उसमें आपको फंजाई, प्लांट्स, उसमें ये वायरसेस, और उसमें और कौन से हैं, एनिमल्स। ठीक है जी, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।